तो अब हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लेक्चर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। लास्ट टर्म तक हमने पास्कल्स लॉ कर लिया था। लास्ट टर्म तक हमने पास्कल्स लॉ कर लिया था, पास्कल्स लॉ डिराइव भी कर दिया था, ठीक है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। अब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। माय डियर, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़े अपने आसपास जिसमें हाइड्रोलिक शब्द लगा हो, वो सारी की सारी पास्कल्स लॉ पे काम करती हैं। सब की सब पास्कल्स लॉ पे काम करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसको आप लोग डिस्क ब्रेक भी कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, ठीक है। कुछ भी मतलब हाइड्रोलिक शब्द जिसमें लगा होगा वो सबका प्रिंसिपल कहाँ से होगा? पास्कल्स लॉ में, ठीक है। तो ऑल hydraulic machines are based on Pascal's law, ठीक है। जितनी भी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्सेट्रा, बात समझ में आ गई? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, जो कुछ भी है हाइड्रोलिक, वो सब आपका पास्कल्स लॉ पे काम करता है। गुड इवनिंग त्रिवेदी जी, ठीक है। चलिए, तो अब बात करनी है हम लोगों को कि आखिरकार पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है हमारे लिए। पास्कल्स लॉ हमारे लिए कैसे काम करता है, तो हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। बात समझ में आ गई? हम थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाया था और हमने आपसे ये कहा था कि अगर कोई भी लिक्विड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा जाए, अगर किसी लिक्विड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोले तो वो फ्लो ना कर रहा हो। अगर किसी लिक्विड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा जाए यानी कि वो फ्लो ना कर रहा हो, तो अगर उसके हम किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाते हैं तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिशली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी मोटी मोटी भाषा में कहें तो जितना प्रेशर हम लोग एक जगह पे अप्लाई करते हैं उतना ही प्रेशर, ठीक है, हर जगह पे हमको उस लिक्विड में मिलता है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस ये हैं। कोई भी हाइड्रोलिक मशीन पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब सवाल उठता है कि किसी हाइड्रोलिक मशीन में पास्कल्स लॉ आखिर हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, ठीक है। तो हम वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन की वर्किंग कैसे होती है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी कार वगैरह की सर्विस कराने जाओ तो वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंड टाइप बना होता है कार को खड़ा करने के लिए, उसको वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कार एक बटन दबाई जाती है, वो कार उड़ जाती है, राइट। तो उसके पीछे क्या तरीका है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अंडरग्राउंड इस तरीके से हमने एक पाइपलाइन सिस्टम बिछाया है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन्स काम कर रहे हैं एज अ स्टैंड, ठीक है। आई बात समझ में? यानी इस तरफ जो पिस्टन है उसका एरिया कम है और इस तरफ जो पिस्टन है उसका एरिया कम है। यानी कार खड़ी करने वाली जो जगह बनी हमारी वो ये है।
ठीक है, ये आपकी मर्सिडीज, BMW जो भी आप माने वो यहाँ पे है। आई बात समझ में? और जो लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड वो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दिस इज फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? मतलब इस तरीके से फ्लूइड भरा जाता है इसमें कि ये लीक नहीं करना चाहिए। तो इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। तो सपोज मैंने F1 फोर्स लगा के इसको दबाया तो ये लिक्विड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फोर्स F2 लगेगा। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन के एग्जाम्पल में हमने लिया है टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। आई बात समझ में? मतलब हम भले ही हाइड्रोलिक लिफ्ट के हेल्प से आपको समझा रहे हैं लेकिन ये एप्लीकेबल हर हाइड्रोलिक मशीन के लिए होता है। ठीक है, चाहे हाइड्रोलिक प्रेस हो, चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, सब में सेम कॉन्सेप्ट ही लगता है, बस डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी फंडा सेम है। ठीक है, कि हर हाइड्रोलिक मशीन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दो साइड होंगी। ठीक है, एक साइड पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, दूसरे साइड से प्रेशर रिसीव किया जाएगा, मतलब सॉरी फोर्स अप्लाई किया जाएगा, दूसरे से फोर्स यूज किया जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब बात समझ में आ गई? तो अगर हम पास्कल्स लॉ लगाएं तो बाई पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है जो कि यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? बिकॉज फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट हर जगह पे। इसका मतलब P1 और P2 भी बराबर हो जाएंगे, यानी इस एंड पे प्रेशर और इस एंड पे प्रेशर जो होगा वो सेम हो जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये है वर्किंग फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन। अब हम आपको समझाते हैं और दिखाते हैं कि कितना खतरनाक तरीके से हाइड्रोलिक मशीन में फोर्स अप्लाई हो जाता है। देखिए, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आपने मात्र 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, जो आपके पास ये वाला जो पैनल है यहाँ पे एरिया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे फोर्स हमको निकालना है कि कितना फोर्स हमें मिलेगा। अगर मैं यहाँ सिर्फ 1 न्यूटन लगा दूं तो यहाँ मुझे कितने न्यूटन मिलेगा, मैं ये निकालना चाहता हूँ। और यहाँ का एरिया ऑब्वियसली आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मान लेते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर आप पास्कल्स लॉ लगा के सॉल्व करो तो फॉर्मूला क्या होता है? F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। F1 कितना है? A, A1 कितना है? A, F2 कितना है? निकालना है। A2 कितना है? 1000। बताओ F2 बराबर कितना हो गया? 1000 न्यूटन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल्स लॉ। बात समझे? तुमने लगाया सिर्फ 1 न्यूटन है और मिला कितना है? 1000 न्यूटन। तभी आपने नोटिस किया होगा जो सबसे ज़्यादा बेसिक एक्सपीरियंस है आप लोगों का वो डिस्क ब्रेक के मामले में ज़रूर रहा होगा। जरा सी डिस्क ब्रेक हल्की सी लगाते हैं, पूरा पहिया पकड़ लेता है एकदम जाम। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा राइट हैंड साइड में जो ब्रेक होता है उसमें एक डिब्बी जैसा लगा होता है, ऊपर हैंडल पे एक डिब्बी जैसी लगी होती है, उसमें देखा होगा अंदर लिक्विड भरा रहता है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक का पूरा अरेंजमेंट होता है। जैसे ही दबाते हैं तो इतना जोरदार प्रेशर लगता है कि वहाँ पे जो नीचे डिस्क लगी होती है, देखते हैं उन पहिए में, वो डिस्क को एकदम ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, आगे चलने नहीं देता। समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोलिक मशीन पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करती है। मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप ये याद करो चाहे ना याद करो, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो P1 इक्वल टू P2 जरूर लिखना, बाकी आगे तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा कि P की जगह F अपॉन A लिखना है या नहीं लिखना है। आगे बात समझ में? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके पास शीट है,
और जो लोग स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं उनके पास शीट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। आप लोग नोट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अपनी कॉपी पे ज़रूर, क्योंकि शीट तो आपको मिल नहीं पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 62 है मेरे पास मेरी शीट में, और ये एनसीईआरटी का 10.8 नंबर है, यानी 10वें चैप्टर का 8वां सवाल है एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स with a maximum mass of 3000 kg. Okay, the area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. Full stop. What maximum pressure would the smaller piston to bear? Okay. हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। तो सवाल बहुत ही निहायत ही घटिया है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, वही जिससे समझाया उसी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 इन माय शीट, ये एनसीईआरटी का 10.8 क्वेश्चन है, 10.8। इसमें लिखा है एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है जिसको डिजाइन किया गया है टू लिफ्ट कार विद मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। जो कार का मास है वो 3000 किलो है, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन में रब कर देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब मैं काम करूंगा, ठीक है। कार जो है वो 3000 किलो की है, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो एरिया है वो 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन टू बियर। यहाँ पे कितना प्रेशर हमको लगाना चाहिए, ठीक है, इसको साधे रखने के लिए। तो एक बात तो तय है कि इसका जो वेट होगा W वो इस F2 फोर्स से बैलेंस रहेगा, तभी तो ये सधा रह पाएगा। अगर इसको साध के रखना है, ये तो बोला गया कुछ क्वेश्चन में, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर शुड द स्मॉलर पिस्टन टू बियर, मतलब इसको होल्ड रखने के लिए कितना प्रेशर हमको यहाँ लगाए रखना पड़ेगा। तो एक बात हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बाय क्या, पास्कल्स लॉ। बात समझ में आ गई। बाय पास्कल्स लॉ क्या होना चाहिए, पहले पॉइंट पे प्रेशर इक्वल टू दूसरे पॉइंट पे प्रेशर। हमें पहले पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी P1 की जगह पे P1 ही लिखेंगे, लेकिन दूसरे पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। बात समझ में आ गई। तो फोर्स यहाँ पे वेट के बराबर लगाना पड़ेगा, तभी साध पाएंगे इसको। तो इस क्वेश्चन में फोर्स की जगह पे क्या हो गया, वेट, एरिया गिवन है, आई बात समझ में। तो P1 इज इक्वल टू वेट कितना हो जाएगा, 3000 किलो की बॉडी है, G की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं गई है, तो जैसे 9.8 बचा। एरिया A2 की वैल्यू 425 है, 425 वो इत्तेफाक से सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो प्रेशर बनता है यहाँ पे वो आता है 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ गए। तो क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। समझदार बच्चों के लिए तो डायग्राम की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया के लिए आप अच्छे समझ सकते हैं। समझ गए। मतलब आप F1/A1 = F2/A2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको सीधे प्रेशर पूछा गया है, यानी F1/A1 की जगह आप सीधे सीधे P1 ही बनाए रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया पास्कल्स लॉ के ऊपर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना डेंसिटी। डेंसिटी भी सबको वैसे पता है, लेकिन मुझे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ठीक से बताना है, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। डेंसिटी क्या बला है, ध्यान से देखें। डेंसिटी किसी मटेरियल की कॉम्पैक्टनेस को कहते हैं। कोई मटेरियल जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब एक कमरे में अगर आप 2 बच्चे बैठा रहे हैं
तो कहते हैं कि डेंसिटी कम है, और उसी कमरे में आप 50 बच्चे ठूस के भर दीजिए तो क्या हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। यानी कुल मिला के जो डेंसिटी होती है वो मटेरियल में उसके एटम्स या मॉलिक्यूल की कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी मटेरियल के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, जितना ज़्यादा पास होते हैं, या उनके बीच का जो वैकेंट स्पेस है जितना कम होता है, उसी को हम ज़्यादा डेंसर कहते हैं। तो ये तो हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस की डेंसिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, कि डेंसिटी से हम समझते क्या है। अब बात आती है फिजिकली हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी estimated by, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल टू एम बाय वी, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी आप बॉडी के मास में बॉडी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, मतलब बॉडी का जितना मास जितने वॉल्यूम में रखा है, जितना मास जितने वॉल्यूम में मौजूद है उसका रेशियो कर दीजिए तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को स्केलर में जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर आता है। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी के यूनिट की। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात बताएं आपको तो ये हो जाएगा केजी अपॉन मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात कर लें तो मास का यूनिट हो गया ग्राम और वॉल्यूम का हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कुछ लोग ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं, यानी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहिए या ग्राम पर सीसी कहिए, बात एक ही हो गई। अब अगर डेफिनेशन बनानी है तो फॉर डेफिनेशन, ये क्लास 9th वाला काम कर रहे हैं पूरा इस समय में। डेफिनेशन बनाने के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 मीटर क्यूब रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो जाएगा। आई बात समझ में? तो किसी बॉडी की डेंसिटी उसके मास के बराबर होती है अगर उसका वॉल्यूम कितना हो, 1 मीटर क्यूब हो, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इट्स मास इफ इट्स वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। आगे बात समझ में? अब सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन क्या होता है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार आपके सामने शायद ऐसा हो रहा होगा कि सीजीएस यूनिट यहाँ बड़ा है और एमकेएस यूनिट यानी एसआई यूनिट छोटा है। यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 टाइम्स आ जाएगा। नॉर्मली आप लोगों ने क्या देखा होगा कि एसआई यूनिट बड़ा होता है, सीजीएस यूनिट छोटा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा हो गया है। आगे बात समझ में? एक और बात लगे हाथ ये भी याद रख लीजिए यहाँ पे कि यही जो दोनों हमने डेंसिटी लिखी है, यही डेंसिटी पानी की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपसे कोई पूछ ले एट 4 डिग्री सेल्सियस तो आप एमकेएस सिस्टम में यानी एसआई सिस्टम में 1000 केजी पर मीटर क्यूब बताओगे और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताओगे सीजीएस सिस्टम में। बात समझ में आ गई? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कितने टेम्परेचर पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर है। यानी कि ये जो डेंसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर आपसे कोई कहे कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है तो यही होती है, ठीक है। यानी पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी या 1 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये डेंसिटी के बारे में तो होपफुली 99% लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा इंटरेस्ट है रिलेटिव डेंसिटी बताने में, मेरा इंटरेस्ट है रिलेटिव डेंसिटी बताने में कि
रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की डेंसिटी निकालते हैं पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी एक तरीके से अगर किसी बॉडी की डेंसिटी निकाली जाए विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। थोड़ा टफ हो गया, मैं इजी करके समझाता हूँ, ठीक है। टॉपिक है अपना रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी RD बराबर डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे पूरा लिखो, अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो हो गया, इट इज अ रेशियो। रेशियो किस क्वांटिटी को कहते हैं? जो सेम तरीके की दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने से प्राप्त होती है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड किया गया, नहीं डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड किया गया, सेम नेचर की क्वांटिटी को सेम नेचर की क्वांटिटी से डिवाइड किया, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये रेशियो है। और ये रेशियो हमेशा यूनिटलेस हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में जो यूनिट आएगा वही डिनोमिनेटर में यूनिट आएगा। इस वजह से जो यूनिट होगा यूनिटलेस हो जाएगा। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी नो, ठीक है, यानी कोई यूनिट इसका नहीं होता है। अब बात आ गई डेफिनेशन की। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आएगा समझ में? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is equal to the ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में? अब जो मेरा सबसे ज्यादा अच्छा वाला इंटरेस्ट है वो क्या है? मैं क्यों रिलेटिव डेंसिटी इतना पढ़ाना चाह रहा था? क्योंकि अब आप हैं 11th में जब आपको रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है तो उसको मतलब क्वेश्चन में आपको डेंसिटी बहुत कम दिया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया जाएगा डेंसिटी के प्लेस पे। तो इसका मतलब क्या है? आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि आप कैसे रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं आपको कन्वर्जन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी। कन्वर्जन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी बहुत सिंपल तरीका है। मान लेते हैं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का x है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, तो क्या करना है? तो हमारे देन बहुत आसान तरीका है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो हो जाएगा वो x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही लिख देना, ठीक है? क्लियर? क्यों वो भी बता दूं कि आपको रिलेटिव डेंसिटी दी जाएगी, आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहते हो डेंसिटी, तो पानी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां जब 1 रखोगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी नहीं आ जाएगा। यानी सीजीएस सिस्टम में अगर मतलब आपको सपोज किसी के ऊपर कह दिया गया कि 2 किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी है, तो आप खुला तुरंत कहिए इसका मतलब उसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आई बात समझ में? और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब में लिखोगे तो x इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में
1000 kg पर मीटर क्यूब होते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहता है किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी 1.7 है तो इसका मतलब उसका डेंसिटी 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या उसका डेंसिटी 1.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड कॉलम क्या होता है? ये फ्लूइड कॉलम, कॉलम हमेशा एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी हाइट उसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। जैसे जब मकान वगैरह बनाए जाते हैं तो कहते हैं पिलर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पिलर होता है वो बेसिकली उसको, हाँ जी सही कहा अपर्णा जी। ठीक है, तो जो पिलर होता है, पिलर को लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्यों कॉलम बोलते हैं? क्योंकि उसकी चौड़ाई कम होती है, उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए घर में जो पिलर्स बनाए जाते हैं उनको लोग क्या कह देते हैं? कॉलम। तो बात समझ में आ गई कॉलम क्या चीज है। तो हमको जो पढ़ना है वो है फ्लूइड कॉलम। क्या पढ़ना है? फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड कॉलम क्या है आप समझ गए होंगे। एक ऐसा सिलेंड्रिकल या किसी भी शेप का पाइप जिसमें फ्लूइड भरा हो, बह ना रहा हो, उसकी हाइट ज्यादा हो, वो मोटाई चौड़ाई कम हो, ऐसे कॉलम को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कॉलम कहेंगे। आई बात समझ में? मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे ये है कि जैसे इमेजिन ये कर लीजिए कि आपके पास ये इतना बड़ा एक कॉलम है। तो देखिए इसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है, लंबाई इतनी ज्यादा है, जैसे कॉलम कहा जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें हमने फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड जैसी चीज या कोई ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है, जो चीज फ्लो कर सकती है उसी को फ्लूइड कहते हैं। तो जिस चीज को जो चीज फ्लो कर सकती है वो हमने यहाँ पे भर दी है फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? फ्लूइड कॉलम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ठीक, दिस इज फ्लूइड कॉलम माय डियर। ठीक है, तो फ्लूइड कॉलम क्या है? अ फ्लूइड, इफ फ्लूइड इज केप्ट इन अ वेसल, इफ फ्लूइड इज केप्ट इन अ वेसल whose diameter, diameter मतलब मोटाई है ना, whose diameter is very small, in comparison to its height, in comparison to its height, in comparison to its height, comma then this arrangement is called fluid column. तो अंडरलाइन कर रहे हैं, whose diameter is very small in comparison to its हाइट। ये है कॉलम की बात। ठीक है, और क्योंकि फ्लूइड भरा है इसलिए फ्लूइड कॉलम हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है गेज प्रेशर। कुछ लोग गॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो गॉज प्रेशर स्पेस है, मैं यही हेडिंग डाल दे रहा हूँ, GAUGE, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? अगर कहीं पे फ्लूइड भरा हुआ है तो केवल फ्लूइड की वजह से जमीन पे जो उसके बेस पे जो प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। मतलब कहने का ये है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने ढक्कन बंद कर रखा है। ढक्कन बंद करना इंपॉर्टेंट फिलहाल क्यों है? क्योंकि अगर ढक्कन बंद नहीं करेंगे तो इस फ्लूइड को एटमॉस्फेयर भी प्रेस करेगा। गलत कह रहे हैं क्या? एटमॉस्फेयर भी तो अपना प्रेशर लगाता है। तो अगर हमने ये ढक्कन, ये लिड अगर बंद नहीं करी तो एटमॉस्फेयर भी इस लिक्विड को दबाएगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रेशर मिलेगा वो इसका तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्लूइड का, साथ ही साथ इसका मिलेगा, एटमॉस्फेयर का भी ऐड हो जाएगा। इसलिए हम लोग
एटमॉस्फेयर के प्रेशर को फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ किसके प्रेशर से मतलब है, इस फ्लूइड के प्रेशर से मतलब है। इसी फ्लूइड के प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं या गॉज प्रेशर कहते हैं। आई बात समझ में? तो the pressure exerted by fluid column on its base, the pressure exerted by a fluid column only, ठीक है, ओनली अंडरस्टूड ऐसा लिखिएगा, मतलब केवल फ्लूइड ही प्रेशर लगाएगा, उसकी बात हो रही है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम ओनली on the base of the column, on the base of the column, base of the column, comma, is called gauge pressure। बात समझ में आ गई? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉलम ओनली, यानी जो फ्लूइड कॉलम है वो बेस पे जितना प्रेशर लगाता है, यहाँ पे सपोज अगर मैं इसको x कह दूं, तो यहाँ पे जो ये प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को हम लोग कौन सा प्रेशर कहेंगे, गेज प्रेशर। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इट्स कॉल्ड गेज प्रेशर। तो अब हम लोग डिराइव करेंगे गेज प्रेशर का फॉर्मूला, ये भी क्लास 9th में था, गेज प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना, फ्लूइड कॉलम क्या है, फ्लूइड कॉलम क्या है, गेज प्रेशर क्या है। गेज प्रेशर अलग चीज है, एब्सोल्यूट प्रेशर अलग चीज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग चीज है, सब चीजें धीरे धीरे बताएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ गेज प्रेशर बताया है, यानी जितना फ्लूइड सरफेस के ऊपर होता है वो इस सरफेस को कितने प्रेशर से दबाएगा, केवल फ्लूइड, उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर आप कह सकते हैं। अब मुद्दा है हमारा कि हम इस गेज प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे derivation for the expression of gauge pressure, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ गेज प्रेशर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि h हाइट है, हाइट क्या, बेसिकली इसको डेप्थ माना करिए, हमेशा आदत डालिए तो आपको आदत हो जाएगी, मतलब इसको हमेशा इंप्लाइज दैट डेप्थ बोला करिए। डेप्थ मतलब कि पानी, मतलब कि आपको जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उसकी ऊपर वाली सरफेस से वो कितनी गहराई पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है वो पानी के या लिक्विड के या फ्लूइड के ऊपरी सरफेस से कितना नीचे है। ठीक है, इसको हाइट कभी मत कंसीडर किया करिए, ठीक है, नहीं तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, ये जो h है इसको हमेशा डेप्थ माना करिए। ठीक है, मान लीजिए कि इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो है। मान लीजिए कि इसका जो बेस एरिया है वो कितना है, a है। शुरू करें। तो वी नो दैट, सबको पता है कि जो फ्लूइड प्रेशर होता है, ठीक है, वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, राइट? गलत तो नहीं कह रहे? थ्रस्ट कब आता है, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसे थ्रस्ट कहते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है इसे हम क्या डिनोट कर दें, एफ। एफ बोले तो थ्रस्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्रस्ट, यहां गौर से देखिए, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, थ्रस्ट नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो थ्रस्ट काम कर रहा है वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। भाई थ्रस्ट क्या है, वो फोर्स जो फ्लूइड ने सरफेस पे लगाया, और फ्लूइड ने सरफेस पे क्या लगाया, वेट के बराबर फोर्स से दबाया। नहीं समझ में आया? ठीक है, यानी कि इस सरफेस पे इस लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली इसका वेट ही तो है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g, जो कि हम यहाँ रख लेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको यहाँ पे प्रेशर निकालना है x पॉइंट पर, तो आपको थ्रस्ट भी x पॉइंट पे निकालना पड़ेगा और एरिया भी x पॉइंट का निकालना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत आसान है। तो x पॉइंट पे जो प्रेशर निकलेगा वो x पॉइंट पर फोर्स के बराबर होगा, जो कि फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, और एरिया हमने क्या ले लिया है, a के बराबर ले लिया है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, m इंटू जी अपॉन एरिया। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इंटू, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। नहीं हो जाएगा भाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट हो गया, जी पहले से ही बाहर है, ए पहले से ही नीचे है, कैंसिल हो गया। तो गेज प्रेशर आ गया भैया रो जी एच। ठीक है, तो ये एक्स पॉइंट का जो प्रेशर है वो सिर्फ फ्लूइड की वजह से था, इस वजह से एक्स पॉइंट के प्रेशर को हम लोग गॉज प्रेशर कहते हैं या गेज प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, गेज प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर रो जी एच होता है, जहाँ पे रो डेंसिटी है लिक्विड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच डेप्थ है। आई बस ऑन में